आपको बता दें कि ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों और पुलिस के बीच बातचीत बेनतीजा रही है। किसान दिल्ली में रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली करने पड़े हुए हैं, जबकि पुलिस ने रैली की इजाजत देने से ही साफ तौर पर मना कर दिया। उधर सरकार के प्रस्ताव पर 2 बजे किसान संगठनों की बैठक होने वाली है। बैठक के बाद किसान शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे अपनी आगे की रणनीति। तो ट्रैक्टर रैली पर किसान पुलिस की बातचीत बेनतीजा रही है। 12 बजे ये आपस में विमर्श कर चुके हैं किसान। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आज 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार वो करेंगे क्या। लेकिन पुलिस ने ट्रैक्टर रैली की इजाजत नहीं दी है। आउटर रिंग रोड से भी इसकी इजाजत नहीं दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और आपको ये भी बता दें कि जो किसान और पुलिस की बातचीत थी उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, यानी कि स्थिति जस की तस बनी हुई है। रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली की इजाजत नहीं मिली है। हालांकि किसान नेता यही चाहते हैं कि रिंग रोड से ये ट्रैक्टर रैली निकले 26 जनवरी के मौके पर, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। थोड़ी देर पहले किसान और पुलिस की बैठक खत्म हो चुकी है। प्लीज आपस में एक दूसरे ना काटो। अच्छा, मैं बड़ा दो सेंटेंस की बात है। सरकार इस बात पे अड़ी है कि वो रिंग रोड पे हमें नहीं करने देंगे परेड, और हम इस बात पे अड़े हैं कि हम वहीं करेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं योगेंद्र जी, क्या रहा इस बैठक के अंदर? बता दीजिए। जैसा राज्यपाल जी ने कहा, सरकार इस मीटिंग में इस जिद पर कायम है कि आप 26 जनवरी को कुछ भी करेंगे, दिल्ली के अंदर आके आप परेड नहीं कर सकते। और हमने स्पष्ट कर दिया है कि देश भर से जो किसान आ रहे हैं वो 26 जनवरी को गणतंत्र की इज्जत बनाने को, तिरंगे की शान बढ़ाने को, अपनी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर आकर ही परेड करेंगे। ये हमने स्पष्ट कर दिया है। टकराव की स्थिति नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और हम दिल्ली के अंदर आके अपना गणतंत्र दिवस की इज्जत बढ़ाने के लिए ये जो परेड करना चाहते हैं ये कर पाएंगे, मुझे विश्वास है। हाँ, मीटिंग तो करनी पड़ेगी इसके बाद। शुक्रिया। क्या आपके पास ऑप्शन दिया? अगली मीटिंग सर साडियां हुण जथेबंदियां दी मीटिंगां, पंजाब ਦੀਆਂ जथेबंदियां दी, फिर संयुक्त किसान मोर्चे दी मीटिंग, पुलिस ने फिर मीटिंग करूगी साडे नाल, पर ਅਸੀਂ अपनी और रात तक क्लीयर होगा क्योंकि हुण पंजाब ਦੀਆਂ जथेबंदियां दी मीटिंग और उस तो बाद जिहड़ी हैगी साडी संयुक्त किसान। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सिंगू बॉर्डर से हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हैं, वहीं हिमांशु मिश्रा दूसरे संवाददाता पूसा रोड पर मौजूद हैं, तीसरे संवाददाता हमारे गाजीपुर बॉर्डर पर कुमार कुणाल मौजूद है। सबसे पहले सिंगू बॉर्डर का रुख करते हुए हिमांशु, जिस तरीके की टकराव की स्थिति पहले थी वही अभी भी बनी हुई है। किसान नेताओं ने जो बातचीत करी थी 12 बजे आपस में, उसमें किसी तरह का कोई नतीजा तो निकला नहीं। ऐसी बातचीत का क्या फायदा? 12 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले हैं उससे हम क्या उम्मीद रखें? देखिए, जो यहाँ पर एक उम्मीद थी, क्योंकि जब सुबह यहाँ पर किसान पहुंचे थे और हमने उनसे बात किया था तो उन्होंने कहा था जो कल की भी बातचीत हुई थी वो सार्थक बातचीत हुई थी और उम्मीद थी आज की कोई फैसला हो जाएगा, क्योंकि वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं है। इस दौरान जब किसान बाहर निकले तो उनका यह कहना था, क्योंकि 3 चीजें प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से दी गई। इसमें सबसे पहले जो आप देखिए, जो पुलिस ऑफिसर थे, एक इंटेलिजेंस के स्पेशल सीपी आए थे, एक लॉ एंड ऑर्डर के अधिकारी बड़े पहुंचे हुए थे, और उन लोगों ने क्लियर किया कि किस तरीके से 26 जनवरी पर थ्रेट होती है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है। ये बताते हुए उनको बोला गया कि आप दिल्ली के बाहर की तरफ जो केएमपी है वहां पर आप अपना ये रैली निकाल सकते हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि वो अड़े हैं कि वो किसी भी तरीके से, जो किसान बाहर से आ रहे हैं वो आउटर रिंग रोड पर ही अपनी रैली निकालेंगे, शांतिपूर्वक निकालेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो 3 ऑप्शन उनको दिए गए हैं वो उसी में से किसी एक ऑप्शन पर वो टिके, उस पर बात करें।
अब देखना ये होगा, क्योंकि अब वक्त नहीं है। हमने किसानों से पूछा कि आप लोग के पास अब वक्त नहीं है तो क्या निश्चय होगा, क्योंकि गतिरोध तो वही बना हुआ है जो शुरुआत से बना हुआ था, उसमें कोई हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा। तो उनका ये कहना था नहीं, अभी बातचीत जारी रहेगी, प्रशासन से हमारी बातचीत लगातार जारी रहेगी। हमने अपनी बात बता दी है, प्रशासन ने अपनी बात बता दी है। अब इस पे क्या निष्कर्ष निकलता है, किसान इसके बाद बैठक करेंगे, वहां पर तय किया जाएगा। सिंघू बॉर्डर यहाँ से जब किसान सारे बैठेंगे, जो यहाँ पर जो नेता आए थे, जो बाकी के वहां पे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं, वो आपस में अब तय करेंगे। और ये देखना होगा कि अब सरकार को इनकी तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि पुलिस ने अपनी स्थिति यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा भी इस वक्त उस जगह से मौजूद है जहां पर ये पुलिस और किसान आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन बातचीत बेनतीजा निकली। हिमांशु, महज 5 दिन का वक्त रह गया है 26 जनवरी में। लॉ एंड ऑर्डर से कॉम्प्रोमाइज किया नहीं जा सकता। पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि दिल्ली के भीतर ये ट्रैक्टर रैली होगी नहीं। ऐसे में अब होगा तो क्या होगा, क्योंकि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक ना हो। ट्रैक्टर रैली पर अब भी किसान अड़े हुए हैं। सवाल मुझसे है क्या? दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे संवाददाता कुमार कुणाल इस वक्त मौजूद हैं। कुमार कुणाल, आप किसानों के बीच लगातार मौजूद हैं और किसान यही कह रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली तो वो करके रहेंगे और जहां से, जिस रूट से उन्होंने डिसाइड किया है वहीं से करेंगे। इस बीच जो बातचीत हुई थी वो भी बेनतीजा रही पुलिस प्रशासन के साथ। अब आगे क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है? देखिए, जो हमें जानकारी है उसके हिसाब से सीधे सीधे दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर रैली निकालने की योजना है। और ट्रैक्टर रैली को लेकर के आज भी हमारी बात हुई थी, राकेश टिकैत से भी बात हुई। उनका यही कहना था कि ट्रैक्टर रैली तो हम निकालेंगे और किसान हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हजारों की तादाद में ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। उनको रोकना अब किसान नेताओं के वश में भी नहीं है। तो सहयोग करेंगे, वॉलंटियर लगा देंगे पुलिस के साथ। वो जो जिस तरीके का सहयोग चाहते हैं वो मिलेगा। कुछ नेताएं, अब जो ट्रैक्टर रैली को लेकर के अभी बात है, पुलिस के साथ मीटिंग खत्म हुई है, पुलिस का कहना है हम दिल्ली में आपको एंट्री की मंजूरी नहीं दे सकते। अब क्या, कैसे होगा? नहीं, हम रोकेंगे कैसे भाई? ये तो गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, इस पर तो जाने का सबको अधिकार है। और पहली जो परेड हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब हमारे आगे पहले प्रधानमंत्री बने थे, तब भी ट्रैक्टर के द्वारा ही परेड हुई थी। ये दिन तो स्वतंत्र दिन है, इस पर दिल्ली में जाने का सबका अधिकार है। सबका अधिकार है ये कहना है, लेकिन बात ये है क्या कि आपको अगर रोका जाएगा, दिल्ली तो यहाँ बॉर्डर पे आप बैठे हैं, अगर रोका जाएगा तो कैसे, फिर क्या होगा? हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे और झंडा लेके अपना चलेंगे। यहाँ से पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, हम रुकने के नहीं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान अब भी अड़े हुए हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक का हवाला देकर किसानों को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस पर ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए मनाने की कोशिश की। राजपथ पर गणतंत्र दिवस पर जैसे आपने टैंकों को चलते देखा होगा, 125 मिलीमीटर, क्या दिल्ली बॉर्डर पर 26 जनवरी को ठीक वैसे ही ट्रैक्टर दौड़ेंगे? गणतंत्र दिवस परेड से पहले सैन्य बलों का रिहर्सल, क्या ठीक वैसी ही तैयारी ट्रैक्टर परेड की भी हो रही है? गणतंत्र दिवस के पर्व पर आप देश का शौर्य देखेंगे तो क्या किसानों की राष्ट्रभक्ति वाली झांकी भी दिखेगी? किसान संगठनों ने पूर्व फौजियों की मदद से पूरा प्लान तैयार कर लिया है। आप पूर्व फौजियों की जुबानी आगे का प्लान सुनिए। शांतिपूर्व आंदोलन चल रहा है, जो कि राष्ट्र के लिए चल रहा है, तो यहाँ लगा सकता है, लेकिन इसको उन्होंने वो कर दिया कि नहीं ये आंदोलन है, तो हमने निकाल दिया। क्योंकि कल तक लगा रहे थे। हाँ, कल तक लगाया था, लेकिन हमारे पास भी लेटर एक ने भेजा था, तो हम लोग कोई बात नहीं, हम सभी को बताएंगे। मेटल से हमारी पहचान नहीं है, पूरे सैनिक सारे आएंगे, पूरी जनता आएगी, तो इसको हम देश को बचा पाएंगे। मेडल तो बचाएंगे नहीं। ट्रैक्टर परेड से ठीक पहले किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे पूर्व फौजियों को केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने नियम याद दिलाए। सेना के रिटायर्ड जवानों को निर्देश दिए कि वर्दी पहनकर मेडल लगाकर प्रदर्शन में न जाएं। ऐसे एक्शन पर
पूर्व फौजी सवाल उठा रहे हैं। मैं एक सवाल सरकार पे करना चाहता हूं, उन जो अफसरशाही पे जो इन्होंने निकाला है, क्योंकि मैटर सैनिक का है, मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस से हूं, लेकिन जब वो किसी डिबेट में बैठ के, किसी स्टूडियो में बैठ के मेडल लगा के चर्चा करते जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े मूंछों वाले, तमाम तमगे वाले, तो वहां क्यों लगाते हैं? क्या गणतंत्र दिवस होता है? क्या वो ऐसी कहीं न कहीं वो सत्ता पक्ष की बात करते हुए नजर आते हैं? जैसे तेज बहादुर मुद्दे पर जीडी बख्शी साहब ने कहा था, सरकार का पक्ष रखा था, तो वो मेडल का वहाँ क्या काम है? देश का किसान और सेना के पूर्व जवान आर पार की लड़ाई को तैयार। बड़ी खबर ये भी आ रही है कि ट्रैक्टर परेड को लेकर तस्वीर साफ हो गई है, क्योंकि ट्रैक्टर परेड में सुप्रीम बाधा दूर हो गई। हम आपको ट्रैक्टर परेड की एक एक डिटेल बताएं, उससे पहले ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सुन लीजिए। किसानों की ट्रैक्टर रैली या किसी प्रदर्शन के खिलाफ सरकार की अर्जी पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस बारे में पुलिस को फैसला लेने दें। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की दलील काम नहीं आई। किसान संगठनों के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को किसानों का प्लान बताया। किसान आउटर रिंग रोड पर गणतंत्र दिवस मनाना चाहते हैं। इस दौरान शांति भंग की कोशिश नहीं की जाएगी। ट्रैक्टर परेड को लेकर बड़ी बात समझे तो कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। अटॉर्नी जनरल थ्रू दिल्ली पुलिस चाह रहे थे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी रोक लगा दे जिससे कि ट्रैक्टर न आए अंदर, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देशव्यापी किसानों को सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके को समझते हुए कानून की बात करते हुए कहा कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो है उनका काम है, दिल्ली की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका काम है, वो करेंगे, वो व्यवस्था करेंगे। इसमें हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, कोर्ट कुछ नहीं करेगी, ना रोक रही है ना अलाउ कर रही है, जैसा चाहे वो करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों की ट्रैक्टर परेड की कानूनी बाधा 50% दूर हो गई है। 50% अब दिल्ली पुलिस के निर्णय पर निर्भर होगी। हालांकि किसान संगठनों का दावा है लाखों ट्रैक्टर कूच कर चुके हैं देश की राजधानी दिल्ली की तरफ। बहुत लोगों के मन में सवाल है कि क्या गणतंत्र दिवस की परेड में ट्रैक्टर परेड खलल डालेगी? इसका काउंटर प्लान किसान संगठनों ने खोज लिया है। राजपथ को इस समय सजाया जा रहा है एक भव्य गणतंत्र दिवस परेड के लिए। 26 जनवरी को देश की आन बान और शान को दर्शाते हुए एक भव्य परेड निकाली जाएगी। ठीक उसी तर्ज पर किसान आंदोलनकारी भी कुछ भूतपूर्व सैनिकों की मदद से उसी तर्ज पर एक रैली निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें झांकियों को भी दर्शाया जाएगा और उस किसान ट्रैक्टर रैली में भूतपूर्व सैनिक पंजाब और हरियाणा के भी भाग ले सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर परेड की रूपरेखा और पूरा ब्लूप्रिंट सेना के पूर्व अफसरों की अगुवाई में तैयार किया गया है। यानी सेना के ऐसे पूर्व अफसरों से किसान संगठनों ने संपर्क किया, मदद ली, जो गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले चुके हैं या फिर उन्हें परेड का अनुभव है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ में ट्रैक्टर परेड का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। सेना के पूर्व अफसरों ने परेड का खाका खींचा, रोड पर ट्रैक्टर के मूवमेंट का रूट मैप बनाया, ट्रैक्टर परेड से पहले रिहर्सल का प्लान बताया। ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों और पुलिस के बीच बातचीत बेनतीजा रही है। किसान दिल्ली में रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली करने पर अब भी अड़े हुए हैं, जबकि पुलिस ने रैली की ही इजाजत देने से साफ तौर पर मना कर दिया। उधर सरकार के प्रस्ताव पर 2 बजे किसान संगठनों की बैठक होने वाली है और बैठक के बाद किसान शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी आगे की रणनीति साफ करेंगे, क्योंकि कल एक बार फिर सरकार के साथ किसानों की बातचीत होनी है। प्लीज आपस में एक दूसरे ना काटो। अच्छा, मैं बड़ा दो सेंटेंस की बात है। सरकार इस बात पे अड़ी है कि वो रिंग रोड पे हमें नहीं करने देंगे परेड, और हम इस बात पे अड़े हैं कि हम वहीं करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे।
योगेंद्र जी, क्या रहा इस बैठक के अंदर? बता दीजिए। जैसा राज्यपाल जी ने कहा, सरकार इस मीटिंग में इस जिद पर कायम है कि आप 26 जनवरी को कुछ भी करेंगे, दिल्ली के अंदर आके आप परेड नहीं कर सकते। और हमने स्पष्ट कर दिया है कि देश भर से जो किसान आ रहे हैं वो 26 जनवरी को गणतंत्र की इज्जत बनाने को, तिरंगे की शान बढ़ाने को, अपनी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर आकर ही परेड करेंगे। ये हमने स्पष्ट कर दिया है। टकराव की स्थिति नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और हम दिल्ली के अंदर आके अपना गणतंत्र दिवस की इज्जत बढ़ाने के लिए ये जो परेड करना चाहते हैं ये कर पाएंगे, मुझे विश्वास है। हाँ, मीटिंग तो करनी पड़ेगी इसके बाद। शुक्रिया। क्या आपके पास ऑप्शन दिया? अगली मीटिंग सर कब ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੂਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ। और अब बात करेंगे वैक्सीनेशन ड्राइव की। जी हां, पहले चरण का वैक्सीनेशन चल रहा है और एक तबका कोरोना की देसी वैक्सीन को लेकर अविश्वास जताने लगा, तो जनता में विश्वास पैदा करने के लिए खुद मोदी सरकार सामने आ गई है। दरअसल दूसरे फेज के अभियान के चरण में आज एक बड़ा फैसला लिया गया है। पीएम मोदी ही नहीं बल्कि 50 साल से ज्यादा उम्र के सरकार के तमाम मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और सांसद, विधायक दूसरे चरण में टीका लगवाएंगे। आपको बता दें कि कौन कौन से वो लोग हैं जो टीका लगवाएंगे सेकेंड फेज में। प्रधानमंत्री उसमें शामिल है सबसे अहम, उसके बाद सभी मुख्यमंत्री अलग अलग राज्य के वो इस वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा बनेंगे। 50 साल से ऊपर के मंत्री, 50 साल से ऊपर के सांसद और 50 साल के ऊपर जितने भी विधायक हैं वो दूसरे चरण में टीकाकरण अभियान का हिस्सा बनेंगे। आपको दिखा देते हैं कौन कौन से वो अहम लोग हैं, वो दिग्गज हैं जिनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। थावरचंद गहलोत, उम्र 72 साल और ये भी इस वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा बनेंगे। राजनाथ सिंह, उम्र 69 साल। साथ ही तमाम वो मंत्री जो इस वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा बनने वाले हैं। प्रकाश जावड़ेकर भी इसका हिस्सा होंगे, 69 साल इनकी उम्र है। सोम प्रकाश, उम्र 71 साल, ये भी सेकेंड फेज में टीका लगवाएंगे। ये वो तमाम सांसद और मंत्री हम आपको दिखा रहे हैं जो वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा बनेंगे। अब इस रिपोर्ट के जरिए जानिए दरअसल ये फैसला सरकार ने क्यों लिया। प्रधानमंत्री मोदी लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन, तमाम मुख्यमंत्री लगवाएंगे वैक्सीन, सांसद और विधायकों को भी लगेगा टीका। टीकाकरण के दूसरे चरण का सामने आया ट्रेलर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। 16 जनवरी जब हुआ था दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज। भारत को कोरोना मुक्त करने की दिशा में ये सबसे बड़े और निर्णायक अभियान का पहला कदम था। इरादा नेक था, देश को कोरोना मुक्त बनाना था, लेकिन अभियान शुरू होते ही एक तबके ने सवालों की ऐसी झड़ी लगाई कि एक अच्छा खासा अभियान सवालों के दायरे में आता दिखा। लोग सवाल उठाने लगे कि दूसरे देशों की तरह यहाँ सत्ता में बैठे लोग पहले क्यों नहीं लगवा रहे टीका। अगर देश के प्रधानमंत्री या दुनिया में मुख्तलिफ देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहला कोरोना का टीका लगाते हैं, कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं, तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है।
परंतु अगर मोदी जी नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के केंद्रीय मंत्रीगण नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के मुख्यमंत्री नहीं लगवाना चाहते, तो ये उनकी राय है। अब मोदी सरकार ने इसका जवाब दे दिया है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक टीकाकरण के दूसरे चरण में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। दूसरे चरण में सभी मुख्यमंत्री भी कोरोना का टीका लगवाएंगे। ऐसे सभी सांसदों और विधायकों को भी टीका लगाया जाएगा जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। वैसे भी दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाने का प्रस्ताव है। अभी टीकाकरण का पहला दौर चल रहा है जो अप्रैल महीने तक चलेगा। देश का वो प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा है उसे दूसरे चरण में वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और विपक्ष के वो सभी नेता जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है उनको भी वैक्सीनेशन दी जाएगी। उम्मीद है कि इस दूसरे चरण की वैक्सीन के बाद जो सवाल और राजनीति की जा रही थी वैक्सीन को लेकर, उस पर एक लगाम लग जाएगी। इस हिसाब से मोदी सरकार के 95% मंत्री टीकाकरण में शामिल हो सकते हैं। कुछ मंत्रियों की उम्र पर जरा गौर कीजिए। थावर चंद गहलोत 72 साल, राजनाथ सिंह 69 साल, प्रकाश जावड़ेकर 69 साल, सोम प्रकाश 71 साल, वीके सिंह 69 साल, रतन लाल कटारिया 69 साल। ये सब दूसरे चरण में कोरोना टीकाकरण का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि इसी आयु वर्ग में शामिल गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे सीनियर मंत्री कोरोना को हरा चुके हैं। अगर विपक्षी सांसदों की बात करें तो 88 साल के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, 87 साल के एचडी देवगौड़ा, 84 साल के सुखदेव सिंह ढींढसा, 81 साल के सुब्रमण्यम स्वामी और 80 साल के पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी भी कोरोना टीकाकरण अभियान में शामिल हो सकते हैं। करीब 75% सांसद 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं। वो दूसरे चरण में टीकाकरण अभियान के दायरे में आ जाएंगे। PRS विधायी अनुसंधान के अनुसार लोकसभा में 343 और राज्यसभा में 200 सांसदों की आयु 50 साल या उससे ज्यादा है। जिन सांसदों और विधायकों को जीवन शैली से जुड़े रोग, मसलन हाई ब्लड प्रेशर या फिर मधुमेह जैसी बीमारी अनियंत्रित स्थिति में होंगे तो उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। कोरोना टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है, जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है। इनमें करीब 3 करोड़ लोग शामिल हैं। पहले चरण के 5 दिन पूरे हो चुके हैं। दूसरे चरण का ट्रेलर आ चुका है। जाहिर है कि सरकार के मन में पूरा खाका है। दूसरा कदम वैक्सीन पर भरोसा जगाने के नाम है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो टीकाकरण के पहले चरण में मंत्री शामिल क्यों नहीं हुए, इसे लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे। इस बारे में आज तक ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, सेकंड फेज में जो वैक्सीनेशन है उसमें 50 साल से उम्र के ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री भी हैं, देश के वो सभी लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। उसमें आप भी आएंगे। अब वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। देखिए, प्रथम चरण में वैक्सीनेशन का देश भर में जिस तरह के उत्साहजनक परिणाम आए, जितनी भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की गई थी, वैक्सीन को लेकर के जिस तरह से राजनीति की गई थी, वैक्सीन को एक विचारधारा या पार्टी के साथ में जोड़ा गया था, मुझे लगता है कि अब सबको प्रत्युत्तर मिल चुका है। दूसरे चरण में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऐसे सारे लोग जो सेकंड लाइन पे कोरोना में काम करते थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस के लोग, उन सबको भी अब जो है वैक्सीनेशन, और समाज में काम करने वाले लोगों को भी, एक उम्र से बड़े लोगों को वैक्सीनाइजेशन होगा। मैं एक बात कह सकता हूं कि निश्चित रूप से इस वैक्सीन के निर्माण, कोरोना के प्रबंधन, वैक्सीन के निर्माण, वैक्सीनाइजेशन के प्रोग्राम, इसको लेकर के पूरी विश्व भर में भारत की छवि में एक अद्भुत परिवर्तन आया है और निश्चित ही पूरी दुनिया भारत को इस पैंडेमिक के समय में पैंडेमिक से कॉम्बैट करने के रोल मॉडल के रूप में देख रही है। लेकिन 50 साल से उम्र का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो राजनेता हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, विधायक हो, सांसद हो, सबको लगेगा। ये बात प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी कही थी, देश के स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं। देश के प्रत्येक व्यक्ति को लगेगा, थोड़ा दिन रुक जाइए, हर एक व्यक्ति को लगेगा। हर व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है उसको निश्चित रूप से लगना ही चाहिए। तो
कोरोना के खिलाफ जंग जोरदार तरीके से जारी है। पहले फेज में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को तरजीह दी गई। टीका लगाने की शुरुआत 16 जनवरी को ही हो गई थी। तब से अब तक देश में लगभग 8 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। पहली डोज लगाई जा चुकी है। छह दिन हो चुके हैं वैक्सीन की शुरुआत के। पूरा देश कोरोना की लड़ाई में महायुद्ध घोष का साक्षी बन रहा है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की इस मुहिम को टकटकी लगाए देख रही है। तो हमारे लिए ये समय जो है बहुत ही एक सौभाग्यशाली समय है। जनवरी का महीना जो है हमारे लिए ढेर सारी संतोषजनक बातें लेकर आया है। बड़े मेहनत के साथ पिछले 5 महीने में हमारा जो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का, उसने डॉक्टर वीके पॉल और राजेश भूषण जी की अध्यक्षता में बहुत विस्तार से 5 महीने इसके ऊपर काम किया। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने इस अभियान का आगाज किया। पहले ही दिन हिंदुस्तान ने दुनिया के सामने मिसाल पेश कर दी। पहले ही दिन 2,07,229 लोगों को टीका लगाया गया। ये दुनिया के किसी भी देश में पहले दिन के टीकाकरण का एक दिन का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इस आंकड़े तक न तो अमेरिका पहुंच पाया, न फ्रांस और न ही ब्रिटेन। 6 दिनों में ये आंकड़ा तो 8 लाख के पार पहुंच चुका है। अथक परिश्रम, गहन रिसर्च और जांच पड़ताल के तमाम पैमानों पर खरा उतरने के बाद भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन को 30 जनवरी को DCGI ने मंजूरी दी थी। वैक्सीन के सुरक्षित होने को लेकर कई सियासी पार्टियों ने सवाल भी उठाए थे, लेकिन सरकार ने उन वैज्ञानिकों पर भरोसा जताया जिनकी मेहनत से आज लाखों को जीवन दान मिल रहा है। डॉक्टरों ने अगर और ICMR जिसने स्वयं वैक्सीन बनाने में कंट्रीब्यूशन किया, भारत बायोटेक के साथ उसके DG स्वयं, ये सब लोगों ने सबसे पहले दिन सबसे आगे आकर जो है वैक्सीन को लगाया है। किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है, वैक्सीन लगाकर अपने दफ्तर में जाकर काम करना शुरू कर दिया है। तो ये संदेश बड़ा स्पष्ट है देश के लोगों को कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और इफेक्टिव है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज वैक्सीनेशन पर देश को कई जानकारियां दी। साथ ही पोस्टर कैंपेन का आगाज किया। कोशिश है कि ऐसे पोस्टर कैंपेन के जरिए कोरोना वैक्सीन पर लोगों में संकोच और दुविधा को खत्म किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने अफवाहें फैलाने वालों को भी खरी खोटी सुनाई। देश में कुछ लोग जानबूझकर, समझते हुए भी, जानते हुए भी केवल राजनीतिक कारणों से जो वैक्सीनेशन है उसके खिलाफ गलत दुष्प्रचार करते हैं, गलत कैंपेन करते हैं और उसके लिए गलत कैंपेन करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और उसके कारण कहीं कहीं दुष्प्रचार से थोड़ा बहुत एक वैक्सीन हेजिटेंसी का एक एलिमेंट कुछ छोटे से समाज के वर्ग में पैदा हुआ है। 16 जनवरी से टीकाकरण का सबसे बड़ा अभियान देश भर में शुरू हुआ। तब से अब तक सभी राज्यों में कई सेंटर्स पर वैक्सीन की पहली डोज दी जा रही है। यकीन हो चला है कि ईमानदारी से लड़ी जा रही ये जंग महामारी पर विजय दिलाएगी। देश में वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है तो हिंदुस्तान अपने पर ऑनेस्टी की पावर भी अनबीटेबल होती है। तो हम लोग सच्चाई से, ईमानदारी से कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार की परवाह किए बगैर आप सब सच्चाई से अपना काम करते रहिए। 2021 आशा लेकर आया है और ये आशा हमारी कोविड के खिलाफ जंग में जीत के विश्वास में बहुत जल्दी बदलेगी। तो हिंदुस्तान अपने पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन की खेप पहुंचाकर अपने वादे को निभा रहा है। वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत आज बांग्लादेश और नेपाल को लाखों डोज भेजी गई हैं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।